डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास 9th के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सैनिक स्कूल के अंदर या फिर सीएचएस के अंदर या फिर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के अंदर, उन सभी बच्चों के लिए ये कोर्स कंप्लीटली डेडिकेटेड है। तो आज हम डिस्कस करेंगे सैनिक स्कूल का जो ऑफिशियल सिलेबस है, उस सिलेबस का चैप्टर नंबर 3। और चैप्टर नंबर 3 के कॉन्सेप्ट को हमने बहुत अच्छी तरीके से देखा था मैथ्स के। और आज हम डिस्कस करेंगे जो चैप्टर नंबर 3 है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, इसके क्वेश्चंस के बारे में। और एक चीज मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि जब भी आप मेरी वीडियोस को देखें, अपने साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखें। जब तक आप क्वेश्चंस को लिख करके खुद से नोट्स नहीं बनाओगे और फिर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, तब तक आप इन क्वेश्चन को नहीं समझ पाओगे। देखिए, जो क्वेश्चंस मैं लाता हूं अलग अलग बुक से ढूंढ करके लाता हूं, ताकि आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो पाए। जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम पिक करते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये 2023 के एग्जाम्स में आ चुका है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। और यहां लिखा हुआ देखिए, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना कि पैरेललोग्राम क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं, काइट्स क्या होते हैं, रोम्बस क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, इन सब की प्रॉपर्टीज अगर आपको क्लियर है, अगर आपने ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए क्वेश्चन सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। देखिए, क्वेश्चन जब तक आप ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। और यहां पे क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है इफ ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। हमें एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वेयर ओ सी एंड ओडी इक्वल टू 18 एंड ओबी इक्वल टू वाई माइनस 5, ओए इक्वल टू 25। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को बायसेक्ट करते हैं। अगर जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बायसेक्ट करते हैं। अगर यहां को मैंने ओ मान लिया, ओ डी और ओ बी दोनों बराबर होंगे। इसी तरीके से ओ सी और ओ ए ये भी बराबर होंगे, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अगर डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तो मैं ये कह सकता हूं कि ओ डी, ये जो सेंटर वाला पॉइंट है उसको मैंने ओ मान लिया। ओके, डायग्राम्स के अंदर ओ डी बराबर होगा ओ बी के। और इसी तरीके से ये जो ओ सी है ये किसके बराबर हो जाएगा, ओ ए के बराबर हो जाएगा। यहां तक तो आपको चीजें बिल्कुल क्लियर कट समझ आ रही होंगी। ये क्यों मैंने ऐसा लिखा, क्योंकि जो हमारे डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। और ये प्रॉपर्टीज अगर आपको पता है तो इस क्वेश्चन की जो सॉल्यूशन की शुरुआत है उसको आप कर सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूं। देखिए, ध्यान से समझना इस चीज को। सबसे पहले यहां पे जो 18 है वो किसके इक्वल है, y माइनस 5 के इक्वल है। ये जो y माइनस 5 है इसके इक्वल होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको कि OD और OB बराबर है। तो y माइनस 5 इक्वल टू 18 होगा। करेक्ट। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं y माइनस 5 इक्वल टू 18। सो y की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी, जब ये -5 है इक्वल टू के दूसरी तरफ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 18 प्लस 5 हो जाएगा। और 18 प्लस 5 इट मीन्स 18 और 5 को जब आप प्लस करते हो तो 23 आता है। तो आप ऑप्शन में देख लो y की वैल्यू 23 कहां पे आई है, यहां पे y की वैल्यू 23 आई है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। बस डायरेक्ट एक ही आप क्वेश्चन को देख करके सॉल्व करके आप इसके आंसर को टिक करके आगे बढ़ सकते हो। मैं x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करके बता देता हूं। और यहां पे x प्लस वाई इक्वल टू 25 दिया हुआ, इक्वेशन में x प्लस वाई इक्वल टू 25 दिया हुआ है और y की वैल्यू आपको 23 मिल चुकी है। तो x प्लस 23 इक्वल टू 25, सो x इक्वल टू वॉट 2। तो x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 23 है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, जो सोल्यूशन है ना क्वेश्चंस के, उनको आप बिल्कुल सेव करके रख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई इशू नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन में यहां पे बिल्कुल एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और स्टेटमेंट को पढ़ करके आपको इसका एक करेक्ट आंसर देना है। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, पहले स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एवरी पैरेललोग्राम इज अ ट्रेपेजियम एंड एवरी रोम्बस इज अ काइट। एंड सेकंड स्टेटमेंट, every rectangle is a square but every square is not rectangle। देखिए,
यहां पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, और ऑप्शन में लिखा हुआ है कि ए और बी दोनों सही हैं क्या? देखिए ए और बी दोनों सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बी वाला स्टेटमेंट है ना वो बिल्कुल गलत है। हर जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर है, बल्कि ऐसा नहीं है, हर स्क्वायर क्या है? रेक्टेंगल है, ये आप कह सकते हो। बिल्कुल अपोजिट सेंटेंस दिया हुआ है। स्क्वायर की प्रॉपर्टीज और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज आप देखोगे, स्क्वायर की प्रॉपर्टीज में क्या होता है? चारों साइड्स इक्वल होती हैं। और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज में क्या होता है? आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आ रहा है कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा करेक्ट होगा। क्यों? जो स्टेटमेंट ए है वो करेक्ट है, स्टेटमेंट बी जो है वो फॉल्स है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हो। कभी कभी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और यहां पे दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। देखिए रोम्बस का जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला मैंने कॉन्सेप्ट में आपको सिखाया था। अगर आपने कॉन्सेप्ट के वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है उसको देखिए, ध्यान से समझिए, पूरे प्रॉपर्टीज को समझिए, पूरे कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आइए। डेफिनेटली आपसे क्वेश्चंस बनेंगे और उम्मीद करता हूं मैं आपसे कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं उन वो सभी बच्चे क्या कर रहे हैं पता है? नोट्स बना रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे नोट्स बनाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे प्रॉपर एक नोट्स कैरी करते हैं। देखिए यहां पे देखो, अगर सेंटर को मैं ओ मान लूं और यहां पे एक राइट एंगल बन रहा है, और राइट एंगल बन रहा है तो आपको भी पता है पाइथागोरस थ्योरम लगती है राइट एंगल जब बनता है। और हमेशा अगर हम ट्राइंगल सी ओ डी में देखें, मैं डायरेक्ट थोड़ा सॉल्व कर रहा हूं, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है, और हाइपोटेनियस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो किसके स्क्वायर के बराबर होता है? ये सी डी के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि मैं यहाँ पे क्लियर कट कह सकता हूं कि ये जो सी डी का स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा? वो ओ सी का स्क्वायर और प्लस ओ डी के स्क्वायर के बराबर होगा। और यहाँ पे सी डी की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है। सी डी की वैल्यू कितनी दी हुई है? सी डी की वैल्यू दी हुई है 12 का स्क्वायर आपको दिया हुआ सी डी। और इसके अलावा सी डी की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 12 का, सॉरी 12 का स्क्वायर दिया हुआ है, राइट। सी डी इक्वल टू आपको, सॉरी 13 दिया हुआ है, 13 का स्क्वायर होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बात कर रहा हूँ ट्राइंगल सी ओ डी की। आप यहाँ पे फोकस करिए, ये ट्राइंगल है हमारा सी ओ डी, करेक्ट। थोड़ा सा जूम करके मैं बता देता हूँ, नहीं जूम हो पा रहा है, ओके। सी ओ डी ये वाला आपका ट्राइंगल है। ये सी, इसको अगर ओ मान लेंगे, इसको अगर ओ मानते हो आप यहाँ पे, अगर मैं इसको ओ मान लेता हूँ सी ओ डी, तो ये वाला जो है ये हमारा हाइपोटेनियस होगा, राइट। और ये जो वैल्यू है सी ओ की, ओ सी की वैल्यू आपके पास में नहीं दी, वो ओ सी की वैल्यू ये क्या होगी? ये 24 का हाफ करेंगे तो ये 12 हो जाएगी। तो हमें ये ओडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है सबसे पहले। अगर ओडी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो हम डायगोनल्स को, दोनों डायगोनल्स को अगर इजीली फाइंड आउट हो जाएगा हमारे पास में, तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास में ये एक डायगोनल दिया हुआ है, हमें दोनों डायगोनल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर ये आ गई तो इतना ही होगा। और 5 और 5 ये यहाँ पे 12 का 13 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए ये सीओडी दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर आपको ओडी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक तो आपका हो जाएगा ये 13 का स्क्वायर प्लस ये 12 दिया हुआ है, तो ये इसमें से माइनस करना पड़ेगा 12 के स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा किसके स्क्वायर के बराबर? ओडी के स्क्वायर के बराबर होगा। और 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 144 इक्वल टू ओडी का स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आएगी 25 इक्वल टू ओडी का स्क्वायर। सो ओडी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? ये किसका स्क्वायर है? 5 का, तो ओडी की वैल्यू आ गई 5। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए क्वेश्चन में, यहाँ पे हमारे पास में ओडी की वैल्यू 5 मिली और इसकी भी वैल्यू, ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी। एक हमारे पास में डायगोनल क्या मिला जो हमने फाइंड आउट किया? 5 प्लस 5, 5 प्लस 5 मीन्स 10। और जो दूसरा हमारा डायगोनल है वो हमारा कितना है? ये 24 है कंप्लीटली, तो ये 24 हमें दिया हुआ है।
अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए इसका। एरिया फाइंड आउट करना है रोम्बस का, तो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है। एरिया इक्वल टू क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो देखिए 1/2 इंटू D1 आपके पास में कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, और D2 आपके पास में 24 दिया हुआ है, करेक्ट। तो अब ये इसको कैंसिल आउट करेंगे 5 से, और 24 में अगर 5 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 24 में अगर हम 5 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 120। कितना आ जाएगा, 120, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। 120 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस में किस तरीके से, अगर आपकी प्रॉपर्टीज आपकी क्लियर है, आपके फॉर्मूले क्लियर है। यहाँ पे मैंने पाइथागोरस थ्योरम यूज करा है और बहुत ही सिंपल वे में। अगर आपको समझ नहीं आते हैं क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट लीजिए, इस नंबर पर सेंड करिए। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में, और यहां हमें जो ये जो एरिया लिखा हुआ है ना, ये जो आपको दिख रहा है इस क्वेश्चन में, ये जो एरिया आपको दिख रहा है, इसका हमें सेडेड रीजन का हमें फाइंड आउट करना है कि इस ABCD के, ये जो इसके अंदर जो ये स्क्वायर बना हुआ है, इस ये वृत्त में एक अंकित बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, और जिसकी साइड्स 8 और 6 दी हुई हैं, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो यहां पे भी हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम यूज करने के लिए हमें इस BD की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, यहां पे इस BD की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। और देखिए यहाँ पे एक राइट एंगल बन रहा है, अगर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे ABD के अंदर तो क्या होगा, चलिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो BD का जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर के बराबर होगा, वो होगा 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर होता है 64 और ये 36, यहां पे हो जाएगा 100, यानी कि जो BD की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो BD की वैल्यू आ गई 10। ये आपको पता होना चाहिए कि BD स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 100 है, तो BD की वैल्यू 10 होगी। जब BD की वैल्यू हमारे पास में 10 आ चुकी है, यहां पे ध्यान से देखिए, ये जो है इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या आ चुकी है, 10 आ चुकी है। जब इसकी वैल्यू 10 आ चुकी है तो अगर हम, ये तो हमारा डायमीटर हो गया, सर्कल का डायमीटर हो गया, इस सर्कल का डायमीटर हो गया, तो इसका रेडियस क्या होगा, सर्कल का रेडियस, सर्कल का जो डायमीटर है वो हमारे पास में आ चुका है 10, तो रेडियस क्या होगा, रेडियस होगा 10/2 यानी कि 5। जब रेडियस इसका 5 आ चुका है तो अब हमें सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। और सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस ये जो रेक्टेंगल का एरिया है, लेंथ इनटू ब्रेथ, इसको हम माइनस कर देंगे तो हमारा इसका करेक्ट एरिया निकल करके आएगा। देखिए हमारे पास कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से तो कुछ चीजें बिल्कुल क्लियर है। सबसे पहले अगर आपको एरिया निकालना है जो साइडेड रीजन है, तो जो पाई आर स्क्वायर होता है वो किसका एरिया होता है, वो सर्कल का एरिया होता है। और रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, वो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इसको हम माइनस कर देते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ को। हमारे पास में कुछ चीजें आ चुकी है, जैसे BD की वैल्यू हमारे पास में आई थी 10, BD की वैल्यू हमारे पास में आई थी 10, तो हमने जो रेडियस था वो फाइंड आउट किया था, और रेडियस हमारे पास में कितना आया था, रेडियस आया था हमारे पास में 5, 10/2 किया था, रेडियस 5 आ गया था। तो जो पाई की वैल्यू है उसको हम रख लेते हैं 22/7, और रेडियस हमारा 5 है यानी कि 5 का स्क्वायर, और फिर माइनस लेंथ हमारे पास में 8 है और ब्रेड्थ हमारे पास में 6 है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 78.5 माइनस 48। जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा ये 5.03, 30.5। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन के लिए। और आई होप कि आप चीजों को समझ पा रहे होंगे कि एक्चुअल में क्या चीज दी हुई है और कैसे हमें सॉल्व करना है। तो ये सबसे पहले जो सर्कल था, सर्कल का हमने डायमीटर फाइंड आउट किया किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम से हमने इसका डायमीटर फाइंड आउट किया
और फिर हमने एरिया फाइंड आउट करा जो हमारा रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल के एरिया को माइनस किया हमने जो सर्कल का एरिया था उससे, और सर्कल का एरिया निकालने के लिए सबसे पहले जरूरी था उसका रेडियस का पता होना। तो जो इसका ये डायगोनल था, जो डायमीटर है उसके बराबर था। तो चलिए ये चीज आपको समझ आ चुकी है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इफ ए बी पैरेलल सी डी के एंड ई एफ पैरेलल जी एच के, तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल क्यू आर एच। ये जो लिखा हुआ है ना, ये क्यू आर एच होगा। यहाँ पे ये जो बना हुआ है जेड, ये जेड नहीं है बल्कि ये एंगल है, एंगल क्यू आर एच। ओके, यहाँ भी क्यू आर एच है। तो हमें ये जो एंगल दिख रहा है क्यू आर और एच, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। क्यू आर एच जो है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, क्यू आर एच, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहली चीज, यहां पे अगर आपको लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट पता है तो आप कह सकते हो कि जो क्यू पी एस है, ये क्यू पी एस, ये जो 110 दिया हुआ है, और ये जो पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये जो एंगल है ना वो 180 डिग्री का होगा। या क्यों, क्योंकि सेम साइड पे जो ट्रांसवर्सल एंगल होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल क्यू पी एस प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। और यहां पे हमें ये एंगल पी की वैल्यू दी हुई है जो कि 110 है। 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री। 180 में से हम 110 को माइनस करेंगे तो एंगल पी क्यू आर की वैल्यू हमें मिलेगी, और 180 में से 110 को माइनस करेंगे तो 70 इसका आंसर हो जाएगा। किसकी, ये जो Q है इसकी वैल्यू। अगर ये 70 होगा तो सिंपल सी बात है कि अल्टरनेट एंगल से, अगर ये वाला एंगल हमारा 70 होता है, ये वाला एंगल अगर हमारा 70 होगा, ये वाला एंगल हमारा 70 होगा, तो आपको ही पता है यार जेड पे अल्टरनेट एंगल बनता है। ये 70 आ गया लीनियर पेयर से, तो ये जो 70 है तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा 70 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको केवल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। यहां पे ए बी सी डी एक स्क्वायर दिया हुआ है बॉक्स, लाइन सेगमेंट जो डीएक्स है कट कर रहा है इस साइड पे, और जो बीसी है उसमें एक्स, ये जो है AC एट द ओ, AC और O पे ये जो एंगल बन रहा है एंगल COD जो एंगल बन रहा है 115 बन रहा है। तो हमें एंगल XOC फाइंड आउट करना है। ये जेड नहीं है, ये एंगल है। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, ये जेड नहीं है, ये एंगल है। ये जेड नहीं है, ये एंगल है। ऐसे यहाँ भी ये एंगल है। क्लियर है? तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ये जेड नहीं है बल्कि एंगल दिए हुए हैं। और ये एंगल किस तरीके के एंगल है, मैं आपको यहाँ पे एक सेकेंड, ये जो है ये एंगल दिए हुए हैं आपको, क्लियर कट यहाँ पे एंगल दिए हुए हैं। क्लियर है? इसको मैं इरेज कर लेता हूँ, ये आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। चलिए, तो यहां पे इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे कुछ चीजें बिल्कुल ही क्लियर है। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि उसका जो एंगल है वो क्या होगा, ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे बड़ी बात देखिए, अगर हम सी ओ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करें, सी ओ एक्स की, तो ये जो एंगल है यहां पे, ये जो एंगल बन रहा है आपका, ये सी ओ एक्स की अगर हम बात करें तो एक लीनियर पेयर में यहाँ पे ये वाला जो एंगल होगा 115, और ये 180 में से माइनस करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सी ओ एक्स अगर फाइंड आउट करना है तो 180 में से 115 को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि एक लीनियर पेयर अगर है और यहाँ पे एक एंगल बना हुआ है, तो ये वाला जो एंगल अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे ये दोनों 180 होंगे, और 180 में से अगर इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये वाला एंगल हमें मिल जाएगा। करेक्ट? तो चलिए 115 में से हमने 118 में से 15 को माइनस कर दिया तो ये 65 हो गया। यानी कि
ये जो COX एक छोटा सा जो ट्राइंगल आपको दिख रहा है, COX दिख रहा है, तो यहां पे ये वाला एंगल तो हमें मिल चुका है 65। अगर ये 65 हमें मिल चुका है तो हमें ये वाला जो एंगल है अल्टरनेट एंगल से क्या हो जाएगा 115। यहां पे एक चीज देखिए, ये 65 आपको मिल चुका है, करेक्ट। तो अब आपको फोकस करना है इस वाले ट्राइंगल में। ये जो यहाँ पे है छोटा सा, यहाँ पे C है, यहाँ पे O है और यहाँ पे X है। ये वाला जो एंगल है ट्राइंगल का वो आपको फाइंड आउट करना, चूंकि X है। ये वाला जो एंगल है वो आपको मिल चुका है 65। और ये वाला भी एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल। ये जो अल्टरनेट एंगल आ रहा है ना, ये वाला एंगल 115 है, तो ये भी 115 होगा। मतलब कि एक ट्राइंगल के अंदर 115 और 65 हमें पता है, और ट्राइंगल का जो एंगल सम होता है वो 180 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि जो अल्टरनेट एंगल से हमारा 115 आया था वो, और प्लस 65 प्लस x इक्वल टू 180। 115 और 65, 115 और ये जो 65 है, इसको अगर आप प्लस करोगे तो वो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे एक सेकेंड, 115 और इसको प्लस कर दोगे तो ये तो जीरो, और 180 ये तो जीरो हो जाएगा, 115 नहीं होगा। यहाँ पे ये 45 डिग्री का एंगल बनेगा, सॉरी। यहाँ पे जो हम देखेंगे COX और 65, 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है। ये 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, 45। और फिर ये बन रहा है हमारा 45 का और 65 का। ये कैसे बन रहा है, क्योंकि जो स्क्वायर का जो स्क्वायर बॉक्स होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो जब एंगल को कोई बाइसेक्ट कर रहा है तो 100 हमारे पास में दो एंगल्स हैं, एक तो 115 है सॉरी। तो अगर हम देखें तो ये जो 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये राइट एंगल पे, तो वो बाइसेक्ट कर रहा है, तो 45 हो जाएगा एक आपका, 45 और 65 ये बनेंगे। 115 नहीं होगा, वो बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि स्क्वायर क्या करता है, जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करता है 45 के उसमें। जो स्क्वायर बॉक्स जो स्क्वायर होता है वो बाइसेक्ट करता है एंगल, स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट करता है, और हर एक स्क्वायर के कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 45 का बन रहा है। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ना, यहाँ पे ये 45 का बन रहा है, क्लियर है। और यहाँ पे हमने फाइंड आउट किया 65 का, तो 65 और 45 110, 65 और 45 110 होंगे, क्योंकि देखो ये आपका 45 है और ये 65 है, और प्लस x इक्वल टू 180। इसको प्लस किया 110 आ चुका है, इक्वल टू 180, 100 ये x हो गया। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 110, यानी कि 70 डिग्री जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। देखिए, अगर आपको क्वाड्रिलेटरल समझना है तो आपको लाइन और एंगल, ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज और क्वाड्रिलेटरल के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, काइट में क्या होता है, रोम्बस में क्या होता है। और जितनी वेराइटीज आप कवर करेंगे उतने ही आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुआ करेंगे, और नहीं तो आपको प्रॉब्लम रहेगी क्वेश्चंस में और आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसीलिए मैं कहता हूं कि क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ उसको पढ़ो। अब ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करते हैं। अब एरिया दिया हुआ है भाई साहब आपको स्क्वायर का। अब जब स्क्वायर का एरिया दिया हुआ है तो जो उसका डायगोनल है, वो क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर, यानी कि d²/2। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, करेक्ट है। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है कि अगर किसी स्क्वायर के अंदर डायगोनल दिया हो जिसको d से डिनोट कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला ही होता है 1/2 इंटू d², यानी कि d²/2। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, एक क्वेश्चन है कि 80 सेंटीमीटर की परिधि और एक विकर्ण है 24 सेंटीमीटर का, यानी कि इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन में एरिया फाइंड आउट करना है रोम्बस का।
रोम्बस का एरिया अगर फाइंड आउट करना है आपको, तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पे एक 80 सेंटीमीटर की परिधि दी हुई है। परिधि मतलब उसका पेरीमीटर दिया हुआ। जब आपको पेरीमीटर दिया हुआ है रोम्बस का पेरीमीटर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 80, और इसका एक डायगोनल आपको पता है, डी की वैल्यू आपको पता है 24 है। क्लियर है? हमें दूसरे डी की वैल्यू फाइंड आउट करना है। किससे वो हम फाइंड आउट करेंगे? वो फाइंड आउट करेंगे इस पेरीमीटर से, और पेरीमीटर इसका क्या है? 80 दिया हुआ है। तो देखिए रोम्बस की जो चारों चार साइड्स होती हैं उसमें, ये रोम्बस कुछ इस तरीके से होता है, चार साइड होती है। 4 से डिवाइड कर देंगे, एक साइड के बारे में हमें पता लग जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम 80 को डिवाइड कर देते हैं 4 से, तो ये हो जाएगा 20। करेक्ट? अब यहाँ पे हमें तो एक 20 मिल चुका है, एक डायगोनल हमारे पास में 24 है। एक तो 20 मिल चुका है और एक 24 है। तो और और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 24 का आधा क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 12 और 20 हमें मिल चुका है। करेक्ट? अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा ड्रॉ कर दूँ, एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, और ये कर दूँ और ये कर दूँ, क्लियर है? तो यहाँ पे ये जो 12 अगर हम देखते हैं, ये हमारा 12 है, अगर ये 24 है, अगर 24 है तो ये हमारा 12 होगा और ये भी हमारा 12 होगा। करेक्ट? और इसकी जो पेरीमीटर है वो 80 है, 4 से डिवाइड कर दिया, तो एक जो हमारी साइड आ रही है वो कितनी आ रही है? 20 आ रही है। 4 से डिवाइड करने के बाद ये 20 आ रही है। अगर हमें ये वाला डायगोनल का एक पार्ट निकालना है तो हमें यहाँ पे यूज करना होगा पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? इस 20 का स्क्वायर करोगे और 12 के स्क्वायर को माइनस करोगे, तो 20 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 144। 400 में से 144 को अगर आप माइनस करते हो तो 256 आएगा। 256 किसका स्क्वायर होता है? 256 स्क्वायर होता है 16 का। यानी कि जो हमारा एक डायगोनल आया है वो कितना आया है? वो 16 आ चुका है। और 16 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 32 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये 16 इंटू 2 32 हो जाएगा। तो हमारे पास में दो डायगोनल्स मिल चुके हैं। पहला 24, और 16 में अगर 16 को प्लस कर दूंगा तो ये पूरा एक डायगोनल मिल गया। ये हमारा 24 है और ये 32 है। दो डायगोनल्स हमें मिल चुके हैं। अब हम इस डायगोनल के बेसिस पे इसका जो एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास डायगोनल्स दो आ चुके हैं। पहला आया है D1 इक्वल टू 24, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है। दूसरा हमने फाइंड आउट किया जो कि हमारा आया 32। तो हम फॉर्मूला रख देते हैं 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी कि 24 इंटू 32। इसको कैंसिल आउट करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 को, तो हमारा जो आंसर होगा वो 384 आएगा, यानी कि 384 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। एडजेसेंट फिगर दिया हुआ है। कौन सा फिगर दिया हुआ है? एडजेसेंट फिगर दिया हुआ है। और एडजेसेंट फिगर जब भी दिया होता है तो वहां पे एक चीज हमें ध्यान देनी होती है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए, हमें जो ए पी और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मतलब ये जो एंगल बना हुआ है ना, ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये P का जो एंगल दिख रहा है ना, इसको हमें फाइंड आउट करना है। वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, कैसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना होगा और नोट डाउन करते हुए आगे बढ़ना है चीजों को, ताकि आपके माइंड के अंदर कोई भी डाउट न रहे। क्लियर है? अब यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास में चीज़ें दी हुई हैं, जैसे कि ओ पी और एक सेकेंड, ये 60 दिया हुआ है, ये 100 दिया हुआ है, और ये हमें जो पी की वैल्यू है पी ओ और डी, राइट, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? सबसे पहली बात कि अगर ये 60 है तो ये हमारा भी क्या हो जाएगा, ये अगर 60 है तो यहाँ पे
ये 100 है, ये 100 है, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 100 होगा, और 100 का 50, और ये 30, 50 एंड 30, 50 प्लस 30 दैट इज 180, 80, और 80 में हम 180 को माइनस करेंगे तो 100 हो जाएगा। बल्कि ये जो चारों एंगल हमारे होने चाहिए वो 360 होना चाहिए, तो 160, 160 में से अगर हम 360 को माइनस, एक सेकेंड, 360 में से हम 160 को माइनस कर दें तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो 200 आ रहा है, जो कि गलत है। तो हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पे? सबसे पहले तो हमें ये देखना है 180 में से अगर हम 60 को माइनस करेंगे लीनियर पेयर में, तो 180 में से अगर आप 60 को माइनस करते हैं तो ये 120 हो जाएगा एंगल ए। ये अगर 180 होता है, 120 होता है, तो दूसरा ये जो होगा वो 60 हो जाएगा यहाँ पे 120, और यहाँ पे 180 का 40 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन तो अब आपको क्लियर कट मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को करना है, और ये हो जाएगा आपका फिर 80। चलिए, मेरे को समझ आ चुका है इस क्वेश्चन। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ना, इस पिक्चर में हमें इस P की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखिए। ये जो लीनियर पेयर है ना, इस पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, और 180 में से अगर आप 60 को माइनस करते हो तो ये 120 होता है, यानी कि ये जो पूरा एंगल होगा ना ये 120 का होगा। 120, अब आपको पता है कि ये बाइसेक्ट करता है, हाफ होता है, तो 120 है तो ये वाला भी एंगल 60 हो जाएगा और ये वाला भी एंगल 60 हो जाएगा। ये तो आपको क्लियर है। अब ये 100 है, क्लियर है, ये 100 है, और यहाँ भी लीनियर पेयर में 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 100, और यहाँ पे ये 180 में से अगर मैं 100 को माइनस करता हूं तो ये 80 डिग्री यहाँ पे आ गया, और 80 का फिर ये हाफ होगा, तो ये यहाँ पे 40 होगा और यहाँ भी 40 होगा। ये आपको क्लियर कट समझ आ गया। जब हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो एक जो ट्राइंगल का एंगल सम होता है, एक ट्राइंगल का जो एंगल सम होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी कि एंगल P प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री होता है, क्योंकि ट्राइंगल का जो एंगल सम है वो 180 डिग्री का होता है। P की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, A की वैल्यू हमने हाफ करी थी तो 60 मिली थी, B की वैल्यू हमने हाफ करी थी, लीनियर पेयर से फाइंड आउट किया था तो 40 मिला हुआ था, और ये 180 डिग्री हो गया। और यहाँ पे देखोगे P की P प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहाँ पे अगर P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 180 में से हम 100 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 80 डिग्री। तो आप देखोगे कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा 80, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे है ना, हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। और ये y की वैल्यू हमें कब मिलती है, ये हमें y की वैल्यू कब मिलती है पता है आपको? y की वैल्यू कब मिलेगी? ये जो y की वैल्यू आप देख रहे हो ना, ये कब मिलेगी आपको? ये 60 है, ये 25 है, और ये y है। तो देखो, अगर हम 60 और 25 को अगर प्लस करते हैं तो ये 85 होता है, और 180 में से अगर 85 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे 95 आएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर नहीं होगा। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इस r की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, तभी हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने में कामयाब होंगे। अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, और ये अगर 60 है तो 180 में से 60 को सबसे पहले हमें माइनस करना होगा। 180 में से 60 को माइनस कर देते हैं तो ये 120 हो जाएगा, और ये 60, अगर ये 60 है तो यहाँ भी ये 60 होगा क्या? 60 होगा क्या? अगर ये 60 होगा तो यहाँ पे ये जो एंगल होगा इधर वाला वो 30 हो जाएगा, और 90, और यहाँ पे जो बी वाई की वैल्यू हो जाएगी वो, यहाँ पे अगर देखा जाए तो जो आर की वैल्यू होगी वो हमारी कितनी आ रही है? आर की वैल्यू आएगी 130, 130 आ रही है आर की वैल्यू। और आर की वैल्यू 130 कैसे आ रही है? क्योंकि यहाँ पे ये जो 25 दिया हुआ है, ये जो 25 दिया हुआ है
हमें एक चीज बहुत ही क्लियर है कि ये जो आर पी और ये जो एस, अच्छा अच्छा एक सेकेंड, इसमें एक चीज तो बहुत ही क्लियर कट दी हुई है यार, कि इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो 25 और 25 50। अच्छा, ये अगर किसी ट्राइंगल के अंदर, अगर किसी, ध्यान से सुनो मेरी बात, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर ये दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो ये 25 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 25, ये 25 है तो हमारा इसका जो एंगल होगा अपोजिट वाला, इसके अपोजिट ये 25 है तो इसके अपोजिट ये 25 होगा, सॉरी। अगर, ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को, अगर किसी ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसके अपोजिट में ये वाला एंगल है तो इस वाली साइड्स के अपोजिट में ये वाला एंगल जो होगा वो 25 होगा, ये 25 है। जब ये 25 है ना एंगल, ये वाला अगर 25 है और ये भी 25 है तो 25 और ये जो पी आर एस है एंगल, ट्राइंगल पी आर एस में देखो, पी आर एस में ये 25 है, ये 25 है, 180 में से माइनस कर देंगे हम 25 प्लस 25, यानी कि 130 डिग्री आ जाएगा इसका एंगल, ये 130 हो जाएगा। अगर ये 130 डिग्री आया हमारा, ये वाला एंगल 130 डिग्री आया है तो 130 में से अगर हम 180 में से 130 को माइनस करते हैं तो ये वाला जो एंगल होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, ये 180 में से 130 माइनस कर दो तो ये हो जाएगा 50। ये तो 60 है और ये 50 है और इसको फाइंड आउट करना है तो 50 और 60 110, 180 में से 110 को माइनस कर दो तो ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा यानी कि 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन है इसमें बहुत सिंपल सी बात थी। आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो दो एंगल इसके बराबर होंगे, दो एंगल जब इक्वल आ गए तो तीसरा हमने फाइंड आउट किया प्रॉपर्टीज से कि जो ट्राइंगल होता है उसका एंगल सम 180 डिग्री होता है, और इस तरीके से पूरी प्रॉपर्टीज हमने यूज करी और क्वेश्चंस को फाइंड आउट किया। और ये क्वेश्चन जो है ना, ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये 2020 के पेपर में आ चुका है और इतना सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। और आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन देता हूँ यार, उस क्वेश्चंस को आप करना, और जितने भी बच्चे नोट्स बनाते हैं प्रॉपर तरीके से वो मुझे नोट्स भेजना इस नंबर पे। और जो भी बच्चे डाउट पूछना चाहते हैं वो डाउट भी पूछ सकते हैं, हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम्स में भी जुड़ सकते हैं। ये प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये मैं दे रहा हूँ आपको, इसको भी ये हिंदी वाले क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है तो आप इस हिंदी वाले क्वेश्चन को माइंड मत करना, इंग्लिश में ही क्वेश्चन है कम्प्लीटली, ओके। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 है और बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होगी। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोर्स की पूरी लिंक दी हुई है, आप जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी दे सकते हैं, पूरा जो हमारा सिस्टम उसमें ज्वाइन कर सकते हैं कोर्स, और टेस्ट भी दे सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं कि मेरी कितनी प्रिपरेशन हुई है। सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम एट द लास्ट। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच।